नमस्कार, जेके खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। रंजी से राकेश चौधरी बड़े नेता हैं, वहां किसान नेता हैं और हमेशा किसानों की समस्याएं जो है वो उठाते रहते हैं। और पिछली बार भी उन्होंने बड़ा एक टफ कंपटीशन जो बीजेपी कैंडिडेट को वहां पर हीरानगर में दिया। शहीद के घर पे आप थे, एलजी से मिले थे आप, उनकी शख्सियत से आप वाकिफ हैं बहुत अच्छे से। लेकिन अभी अगर राजनीति की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, आप बड़े नेता हो कांग्रेस के, उपराज्यपाल ने जिस तरीके से डिसीजन लेना शुरू कर दिए हैं, कैसे देखते हैं आपको? ट्रांसफर अपनी मर्जी से कर रहे हैं वो की रखनी है तो फिर असेंबली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि असेंबली में जितने भी हमारे एमएलए बैठे हैं या हमारे सीएम साहब हैं, इनके कहने पे कोई काम नहीं हो रहा है। डायरेक्ट इंडायरेक्ट कह दो कि जो भी काम होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बैठी हुई है उन्हीं के कहने पे एलजी साहब काम करेंगे। हमारे जो जितने भी मंत्री हैं इनसे इनके कहने पे तो ट्रांसफर भी नहीं हो रही। थोड़े दिन पहले हमारे डिप्टी सीएम जी सुरेंद्र सिंह कठुआ में आए थे, तो माइनिंग के मतलब मसला था, तो उन्होंने कहा कि माइनिंग रोकने के लिए कहा था, लेकिन माइनिंग नहीं रुकी। एक वो मुद्दा था इंडस्ट्री का, उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए, लेकिन काम चलता रहा। तो कहने का भाव यही है कि जो भी काम हो रहा है वो गवर्नर साहब के कहने पे हो रहा है। जो हमारी सरकार बनी हुई है वो उसके हाथ में कुछ नहीं है। 12 दिनों से जिस तरीके की घटनाएं हीरानगर में हुई, बिलावर में हो रही है, और बॉर्डर का जो पूरा क्षेत्र है इस समय डिस्टर्ब चल रहा है। इस घटना, इन सारी घटनाओं को किस तरीके से आप देखते हैं? और आप एलजी मनोज सिन्हा जी से मिले थे, देखिए आपने ये मुद्दा उठाया उनके सामने? में कभी ऐसी वारदात कभी हुई नहीं, एक दो बार हुई थी, लेकिन बहुत पहले की बात थी जब हम एलजी साहब से मिले और हमने उनसे मेन क्रॉसिंग की बात की कि ये क्रॉसिंग क्यों हो रही है। ओके। मेन अगर बीएसएफ बॉर्डर पे बैठी हुई है तो उसके पीछे 6 कंपनियां थी हमारी जी, जो टीए की 6 कंपनियां अलग अलग लोकेशन पे थी, और तकरीबन 500 के करीब हमारा जवान फौजी जो वहां रहता था। ओके। और ये 20 मई 2024 को ये आउट हो गई थी, सारी कंपनियां, सारी लोकेशन खाली हो गई थी। तो एलजी साहब से हमने यही बात रखी कि कम से कम जो कंपनियां चली गई हैं हमें ये बताएं कि उसका जाने से जहां क्या बेनिफिट हुआ। ओके। सरकार को क्या बेनिफिट है कि अगर आप आर्मी वहां से ले जाते हो, बॉर्डर पे सिर्फ बीएसएफ है, उसके पीछे हमारी चौकियां हैं, और उसमें भी नफरी तो है नहीं पुलिस की, ओके। क्योंकि पुलिस के पास तो नफरी बहुत कम है। जी जी। और जो लगे हैं वो एसपीओ, और एसपीओ को आपको पता है इतनी ट्रेनिंग तो होती नहीं कि वो मिलिटेंट का सामना कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। ना तो उनके पास इतने हथियार होते हैं, इतना मटेरियल होता है कि वो उनके साथ मुकाबला करें। जी जी। तो एलजी साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि अगर क्रॉसिंग नहीं रुकेगी तो ये वारदातें होती रहेंगी। ओके। 2024 को जब मई महीने में चली गई, उसके बाद पहला जो कांड हुआ जहां पे हमारा भाई जो मेला गांव का रहने वाला था, जिसका गला रेत के उन्हें हत्या कर दी थी मिलिटेंटों ने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद ये जो वारदात अभी हुई है सन्याल गांव से लेके, सन्याल गांव के साथ में रत्नोचक एक हमारी कंपनी थी टीए की। ओके। अगर वो कंपनी वहां होती तो हमारा तरनार नाला, शाब नाला, पाग नाला, जितने भी क्रॉसिंग पॉइंट जो नाले हैं, उसमें हमारी ये कंपनियां सर्च करती रहती थी, रात को, दिन को, सुबह। इनकी 10-10 बंदों की टुकड़ियां होती थी जो हर जगह जाते थे, जंगल में भी जाते थे, नर्सरियों में भी जाते थे। जी। तो जब हम उनको खुला छोड़ देंगे तो उनके जो गाइड होते हैं वो तो उनको लेके फिर बड़े से बड़ी वारदात होने का तो खतरा है ना। जी जी जी। तो एलजी साहब के आगे जब बात रखी थी तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इसको करेंगे और कंपनी वापस भी भेजेंगे। ओके। तो अभी क्या हुआ, 2 दिन से बीएसएफ वापस आई है उन कंपनियों में, जो आर्मी की कंपनियां थी ना, जी जी जी। उन्होंने बीएसएफ भेज दिया, लेकिन बीएसएफ भेजने का कोई फायदा नहीं है, हमें चाहिए आर्मी। ओके। और दूसरी बात आपने बात की थी अपना यूटी और स्टेट के बारे में, आप पूछ रहे थे। जी जी। जब तक स्टेट नहीं आ जाती तब तक हमारा जम्मू प्रोविंस क्या पूरा जेएंडके का कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। ओके। ओके। देखिए, जब से यूटी
हुई है, तब से नशा इतना बड़ा है, इतना बड़ा नशा कि हमारे बच्चे खत्म हो गए। चिट्टा ले लेकर हमारे बच्चे, एक एक तो बच्चा है सभी लोगों का, जी जी तो रोजगार है ही नहीं। पहले बेल्ट फोर्स की नौकरियां होती थी, आर्मी की नौकरी होती थी, जबलपुर में, फैजाबाद में, हर जगह वैकेंसी थी। जी जी लेकिन अभी है ही नहीं कोई, ना नौकरी मिल रही है, ना रोजगार है। और जो हमारे बेचारे डेली वेजर हैं वो पक्का नहीं हो रहे। जी जी तो ये सारी बातें एक ही पॉइंट पे आती हैं। जैसे हमारे कुंडल साहब ने सारी बातें बता दी आपको जी जी बिल्कुल कि बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छे तरह से कुंडल साहब ने, हमारे सीनियर लीडर हैं, इन्होंने अच्छी तरह से आपको बताया कि जब तक स्टेट नहीं आ जाती तब तक हमारा कोई मसला हल नहीं हो सकता। जी राकेश चौधरी जी, मैं आखिरी में एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि लोग, हो सकता है कि उमर अब्दुल्ला जी जो इस्तीफा भी दे सकते हैं, बहुत बड़ी खबर इस समय उन्होंने बताया कि अगर वो हमारी सुन नहीं रहे हैं तो एक कैबिनेट मीटिंग हो सकती है जिसके बाद बड़ा फैसला लिया जा सकता है कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम सरकार में क्यों रहे। आप कितनी इसकी संभावना मानते हैं कि ऐसा हो सकता है कि सरकार जो है वो, जो उमर अब्दुल्ला है वो इस्तीफा देके ये जताने की कोशिश करें कि अगर चुनी हुई सरकार की आप इज्जत नहीं करोगे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि लोगों ने बड़ी आस लगाई हुई थी कि जी लोगों ने जब वोट दिए 5 साल के बाद, पता है आपको इलेक्शन होती है, जहां तो आपको पता है 10-12 साल के बाद हुई है। जी जी तो लोगों ने वोट तो इसीलिए दिए थे कि हमारे जहाँ पे सरकार अच्छे तरह से बने और जी हमारे काम भी हो, रोजगार भी मिले। जी तो उमर साहब, क्या पूरी कैबिनेट तंग पड़ चुकी है कि जब भी कोई वो ऑर्डर पास करते हैं तो एलजी उसको चेंज कर देता है। जी तो जब हम किसी को काम नहीं करने देंगे तो उसके पास क्या चाह रहा है, वो क्या कर सकता है। जी तो वो आम लोग जो है वो तो रोड पे आ जाएंगे। अभी जी सीएम सब रोड पे थोड़े आएंगे, वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे जिससे उनका मन मन उसका, क्या बोले कि आपको, जैसे जिसको फंदा लगा देते हैं ना गले में, अब जी जी फंदे वाली बात है कि उनको जी कोई काम करने नहीं दे रहे हैं। परेशान, जी पूरी कैबिनेट परेशान है। मैं कोई 4-5 काम लेके गया था जी अपने विधानसभा के, लेकिन जी जब भी मंत्री साहब किसी को कहते हैं आगे कोई रिस्पांस नहीं आता, कि कोई काम होता नहीं है। जी जी तो बात यही है कि जब तक स्टेट नहीं आ जाती, समझ लोगों को भी ये समझ नहीं आ रही कि बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में है, वो स्टेट क्यों नहीं देना चाहती। स्टेट ओके ना दे के उनको क्या बेनिफिट हो रहा है, सेंटर में क्या उसको फायदा हो रहा है। लोगों को परेशान करके किसी को अगर कोई फायदा होता है तो मैं तो कहता हूं कि वो फायदा नहीं लेना चाहिए। अगर जी लोग जी परेशान है तो फिर सरकारों को बनाने का फायदा कोई नहीं है। जी जी है ना, लोगों ने वोट दिए हैं कि खुशहाली रहे, खुशहाल रहे लोग, लोगों को रोजगार मिले, लोगों में तरक्की आए। लेकिन जो सरकार बनी है उसी को काम करने नहीं दे रहे हैं, तो कैसे जी बनेगा। फिर तो जी उमर साहब का जो कहना है वो सत्य है। वो तो कहेंगे कि हम इस्तीफा दे देंगे, जी जी क्योंकि अगर 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 इस्तीफा दे रहे हैं तो पहले भी कौन सा काम हो रहा है। जी पहले भी तो इस्तीफा अगर रिटर्न में नहीं दिया तो ऐसे भी इस्तीफा इस्तीफा है, कौन सा काम हो रहा है, काम तो कोई हो नहीं रहा जी जी है ना। तो पता नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर को क्यों इतना पिंच कर रही है, क्यों इतना दबा रही है, क्यों इतना प्रेशर कर रही है। और सिर्फ गवर्नमेंट को प्रेशर नहीं कर रही है, जी अगर आप किसी को परेशान करते हो सीधा आप लोगों को परेशान कर रहे हो। ओके आप ओके सीएम को परेशान नहीं कर रहे, सीएम की सरकार को परेशान नहीं कर रहे, आप लोगों को परेशान कर रहे हो। तो जी जी लोग परेशान रहेंगे तो जो सरकार बनी है वो कहाँ चलेगी, वो कैसे जी चलाएंगे। जी जी इसलिए उमर साहब ने असेंबली में कहा था कि अगर ड्यूटी रहती है तो असेंबली नहीं होनी चाहिए, जी क्योंकि है भी तो काम तो होना नहीं है। होना नहीं उससे है। बेहतर है क्यों खर्चा हम इतना करवाएं, सरकारों जी का, जी अपने देश का इतना खर्चा करवा के, इतना पैसा लगवा के, और लोग भी बेचारे इतनी मेहनत करके वोट डालते हैं, लास्ट जी में उस वोट का जो लोगों ने फायदा लेना है। आप जहां आज भी देखें बॉर्डर के आगे जो जमीन पड़ी हुई है, लोगों की खेती नहीं हो रही है, जी और आज भी लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। इतनी जी जमीन पड़ी हुई है, 11,000 मरला पता नहीं उससे ऊपर जमीन है, लेकिन उसको मुआवजा नहीं मिला है। जी जी तो लोगों के प्रॉपर काम नहीं हो रहे हैं। सरकार इसलिए बनी कि लोगों के काम हो। तो जी हम तो जी यही गुजारिश करते हैं कि सरकार बनी रहे और उमर साहब इस्तीफा ना दे। जी तो गुजारिश करें अपने पीएम साहब
मोदी साहब से गुजारिश करें, अमित साहब से गुजारिश करें कि हमें स्टेट वापस दीजिए। ओके। स्टेट हमारा हक है, स्टेट आने से लोगों को फायदा होगा, जी जी सरकारों को फायदा नहीं होता है, लोगों को जी फायदा जी होता है। जी जी अगर बिल्कुल। स्टेट आ जाती है तो हमारी बच्चियां भी नौकरी ले सकती हैं, हमारे जी बच्चे भी नौकरी ले सकते हैं। जो आज बेरोजगार हैं बेचारे, बिना नौकरी लिए हुए, इतनी पढ़ाई जी की है, इतना पैसा खर्चा है, तो घरों में घूम रहे हैं। और हमारे जी कुंडल जी साहब ने सही कहा है कि आगे आगे बच्चों की शादी भी नहीं हो रही है। ये सच बात है बिल्कुल। कि इतनी इतनी पढ़ाई करके जो भी बच्ची को शादी करके भेजता है, वो सोचता है कि बंदा कोई मुलाजिम होना चाहिए, मुलाजिम हो। जी उसके जी पास कोई नौकरी होनी चाहिए, तो मैं अपनी बच्ची को उसके घर में भेजूं। जी जी तो बच्चों को आज इतनी पढ़ाई कर, डिग्रियां करके बच्चे घर पे बैठे हुए हैं। अभी जी कणक जी जब हमारी खेती स्टार्ट होगी तो अपना फसल पकी है, वो फसल जी जी काटेंगे। जी जिन्होंने अच्छी पढ़ाई लिखाई करके घर में बैठे हुए हैं, वो फसल काटेंगे बेचारे, क्या करें। जब बिल्कुल मोदी बिल्कुल। साहब का एक टोला उठा के लाइन में लग जाएंगे 5 किलो चावल और 5 किलो आटा लेने के लिए, जी बिल्कुल बिल्कुल। उससे देश नहीं चलता है, उससे समाज नहीं चलता है। समाज को कुछ देना पड़ेगा, समाज को कोई राहत देनी पड़ेगी, और राहत वही है स्टेट। अगर जी स्टेट जी वापस आ जाती है तो लोगों को बहुत राहत मिलेगी। जी जी। राकेश चौधरी जी, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना अहम वक्त जो हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से हम हाजिर होंगे कुछ और गेस्ट के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।